एक राजा था, उसके 3 पुत्र थे। राजपाट बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा था। राजपाट की निरंतर प्रगति, उन्नति हो रही थी। धीरे धीरे राजा बूढ़ा होने लगता है। राजा को चिंता सताने लगती है कि हमने बड़ी मेहनत से, बड़ी ईमानदारी से, बड़े संघर्ष से, बड़े कठिन प्रयासों से इतनी धन संपत्ति बनाई है और अपना राजकाज बनाया है। हमारे बुजुर्ग होने पर, हमारा बल थक जाने पर हमारे राजकाज को कौन संभालेगा? और तीनों पुत्रों में कौन सा पुरुष, कौन सा पुत्र हमारा सबसे योग्य होगा, जिसको मैं अपना शासन दूं, जो हमारे शासन को निरंतर बढ़ाए, जिससे मेरा नाम और यश हो और मेरे पुत्रों का भी नाम हो। राजा सोच में पड़ गया, राजा चिंता में पड़ गया। धीरे धीरे राजा को बुद्धि विवेक हुआ कि क्यों न तीनों पुत्रों में परीक्षा कर ली जाए। जो पुत्र सबसे महान हो, सबसे योग्य हो, उसे राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाए, उसको राज तिलक किया जाए। उस बूढ़े राजा ने एक दिन तीनों अपने पुत्रों को 1-1 कुंटल सरसों दिया। सरसों देने के बाद में राजा अपने पुत्रों से कहता है कि मैं 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और इस सरसों को संभाल के रखना। सरसों किसी भी स्थिति में खराब नहीं होनी चाहिए, गलनी नहीं चाहिए। मैं जब भी लौट करके आऊँगा तब अपनी सरसों देखूँगा। तीनों कहते हैं कि ठीक है, आप जाइए, आपको सुरक्षित सरसों मिलेगी। राजा का एक पुत्र सरसों को बहुत संभाल के रखता है, बहुत कायदे से रखता है कि पिताजी के आने तक सरसों खराब नहीं होनी चाहिए। राजा का दूसरा पुत्र सरसों को उसी वक्त विक्रय कर देता है और कहता है कि जब राजा साहब वापस आएंगे तो उन्हीं पैसों से सरसों खरीद कर पुनः उनको सरसों वापस कर देंगे। इस तरीके से वो सरसों को रखता है। और तीसरा जो पुत्र होता है वह उस सरसों को संभाल के रखता है। मौका और वक्त आने पर उस सरसों की बुवाई कर देता है। बुवाई करने से वही सरसों 50 टन की संख्या में होती है। फिर अगला साल लगता है, फिर वो अगले साल उसी सरसों की बुवाई करता है। अनगिनत टन सरसों की प्राप्ति होती है। 2 साल के बाद राजा साहब आते हैं। वे कहते हैं कि सब लोग दिखाओ कि तुमने सरसों कहाँ रखी है, सरसों कहाँ रखी है। तो एक तो तुरंत जाता है, मार्केट से खरीद करके लाता है और 1 कुंटल राजा साहब को दे देता है कि जो सरसों आपने दी थी वो मैंने घर में नहीं रखी, अपनी सूझबूझ, समझदारी और ईमानदारी से मैंने उसी वक्त विक्रय कर दी थी और आज मैं वही सरसों खरीद करके लाया हूँ। एक बोलता है कि हमने सरसों संभाल के रखी थी, जिसमें बिल्कुल भी पानी नमी नहीं है, जैसी आप दे गए थे वही बीज वैसे ही रखे हैं। राजा को बहुत आश्चर्य होता है कि ये तो दोनों मूर्ख हैं, हमारे राजपाट को कैसे चलाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे। अगले पुत्र के पास जाते हैं, कहते हैं कि तुम सरसों दिखाओ। वो सरसों, तभी तीसरे पुत्र की बारी आती है। राजा साहब पूछते हैं कि जो हमने सरसों दिया था वो सरसों कहाँ है। वो कहता है कि चलिए राजा साहब देख लीजिए, वो आपकी सरसों गोदाम में है। गोदाम में वो दिखाता है कि वह सरसों सैकड़ों टन हो गई थी। राजा साहब पूछते हैं कि मैंने तो तुमको 1 कुंटल सरसों दिया था, ये कितनी सरसों कैसे हो गई। तब वो बताता है कि एक भाई ने वही सरसों संभाल के रख लिया था, दूसरे भाई ने सरसों को विक्रय कर दिया था। उसने कहा जरूरत पड़ने पर सुरक्षित सरसों को रख के पिताजी को वापस सौंप दूंगा। दूसरा बोला कि आज विक्रय कर दो, 2 साल रखाने की क्या ज़रूरत है, जब वक्त समय आएगा तो उन्हीं पैसों से खरीद कर दे दूंगा। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने जब इसकी बुवाई का समय आया
तब मैंने इसको बुवा दिया। जब पुनः बुवाई का समय आया तब मैंने पूरी सरसों को बुवा दिया। आज पूरा सरसों गोदाम से भरा हुआ है। राजा साहब प्रसन्न हुए, उन्हें उसको आशीर्वाद दिया और साथ ही पूरे राजमहल में घोषणा करवा दी कि आज से हमारा पुत्र मेरी जगह पर राजा का स्थान ग्रहण करेगा और राजा का पूरा कार्यकाल संभालेगा। जो बुद्धि विवेक वाला होता है उसी को शासन सत्ता सौंपी जाती है और बुद्धिमान को परखने के लिए भी बुद्धि की आवश्यकता होती है। अगर किसी बुद्धू को शासन सत्ता का पदाधिकारी बना दिया जाए तो वो बना बनाया खेल बिगाड़ देता है और सारा चौपट ही कर देता है। वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो, घर परिवार का मुखिया हो या गांव का प्रधान हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, अगर उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है तो वो बना हुआ काम भी बिगाड़ देगा। जितना उसके पूर्वज बना के गए हैं वो उसको भी ख़त्म कर देगा और ज़िंदगी में कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को उसकी कुर्सी से तुरंत हटा देना चाहिए, तुरंत हटा देना चाहिए। हमने ये भी देखा है बहुत से लोगों को घरों में जो मुखिया को कमान सौंपी गई है, मुखिया ने पूर्वजों द्वारा बनाई गई खेतीबाड़ी को बिक्री कर दिया और उस पैसे को तहस नहस कर दिया, घर की बनाई हुई संपत्ति को उजाड़ दिया। बहुत से कार्यालय और ऑफिस में भी हमने देखा ऐसे ऐसे अधिकारी आए कि वो एक कर्मचारी के पीछे हाथ जोड़ के घूमते हैं और कर्मचारी को नमस्ते और प्रणाम करते हैं। पूरे कार्यालय की दशा दुर्गति ऐसी हो गई है कि बात सुनने वाला नहीं, काम करने वाला नहीं, कार्य को कोई देखने वाला नहीं। वो पोजीशन है जो बताने लायक नहीं है। ऐसा कार्यालय का विनाश कर दिया, ऐसा घर का विनाश कर दिया। कुछ लोग पार्टी में ऐसे आ गए जिन लोगों ने अपनी जी जान लगा करके पार्टी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया था, और कुछ पार्टी में ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी आ गए, अयोग्य पदाधिकारी गलती से चयन हो गए। उन्होंने पार्टी को इतने गहरे गड्ढे में डुबो दिया कि वो पार्टी तो पार्टी, उसका विधायक बनना भी मुश्किल हो गया, विधायक भी मुश्किल हो गया। इसलिए जिस कार्य को, जिस पद की, जिस क्षेत्र की आपके कंधों पर जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को मेहनत, लगन और ईमानदारी से निभाइए। यदि आप निभाने योग्य नहीं हैं तो वहाँ पे सूचित कर दीजिए कि मैं इस पद को निभाने योग्य नहीं है। यहाँ पे कोई योग्य, बुद्धिमान, विवेकवान व्यक्ति आए और इस पद को संभाले, ये मुझसे होने वाला नहीं है। कृपया वही कार्य करिए जितनी आपकी क्षमताएं हैं। क्षमता को निरंतर बढ़ाइए, कार्य को निरंतर देखिए, कार्य के संबंध में बैठ करके मंथन कीजिए और निरंतर अपने बारे में भी मंथन कीजिए कि आखिर मेरा काम फेल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर मेरा कार्य पीछे हो रहा है तो क्यों हो रहा है, आखिर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ तो इसकी वजह क्या है। यदि आप अपने को समझेंगे, अपने को जांचें और परखेंगे तो आपका कार्य निरंतर प्रगति की ओर जाएगा। अगर आप डर डर के कार्य करेंगे, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता नहीं है, आपके अंदर आलस्य है, आपके अंदर बुद्धि जागृत नहीं है, आप विवेकवान नहीं हैं, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आप हमेशा दूसरों के इशारे पर चलते हैं, दूसरों की लकड़ी की तरह जैसे बंदर नाचता है ऐसे नाचते हैं, तो आपका कार्य हमेशा विफल होता जाएगा और आप हताश और निराश होते जाएंगे। इसके बदले में आप दूसरे को गाली देंगे और दूसरा आपको गाली देगा। कभी अकेले में बैठकर चिंतन करना, मनन करना कि अगर आपकी असफलता है, असफलता में अगर किसी दूसरे को कारण बताते हो, ये सबसे बड़ा तुम्हारा दोष है, सबसे बड़े तुम अभागे हो। अगर असफलता मिली है तो तुम्हारे अपने निजी कारणों से मिली है। कृपया बैठ के मंथन कीजिए, उसका कारण ढूंढिए, अपने को सुधार लीजिए, अपने कार्य को निरंतर करिए, निरंतर कार्य पे फोकस करिए, फालतू की गप सप लप में समय न बर्बाद करिए। फिर देखिए आपका